तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। यह इसका लेक्चर नंबर 3 है और इससे पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप लोगों में से अगर किसी ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 अगर आप लोगों में से किसी ने अगर नहीं देखा तो पहले उसे देख करके आए, क्योंकि बीच में से आना पाप है, इसलिए बीच में ना आए। पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख के आए। लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन ये वो बनवाना, देन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, ये सारा चीज़ हम लोगों ने देखा था। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने हिमालयन रेंजेस के बारे में जाना था और ये है लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम लोग जानेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में आप लोगों को क्या लगता है, नॉर्दर्न प्लेन्स देखने में कैसा रहता होगा? बड़ा बड़ा पहाड़ रहता होगा या फिर प्लेट्यूड या फिर थोड़ा सा ऊंचाई पर ये रहता होगा? ये कैसा रहता होगा? आप लोग इमेजिन करके देखिए। अगर आप लोग इमेजिन करिएगा नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, तो नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में आप लोगों को ये पता चलेगा कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो होता है वह एक फ्लैट टोपोग्राफी है। अप्रॉक्स ये कैसा होता है? फ्लैट होता है। और इसका जो एक्सपेंशन है यह नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में है। नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया जैसे कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, स्लाइट पोर्शंस ऑफ झारखंड एंड असम रीजन में। तो इन सब रीजन्स में क्या होता है, प्लेन्स हमारा पाया जाता है। और प्लेन कहाँ पर है इंडिया में? नॉर्थ में। इस वजह से इसे क्या कहेंगे? नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, इसलिए इसे अच्छी तरह से ध्यान से सुनिएगा। ये नहीं कि नज़र है यहाँ पर और ध्यान कहीं और पर है कि आज खाने में क्या बनने वाला है। नहीं, नज़र भी यहाँ, ध्यान भी यहाँ और आप सब भी यहाँ। पहला पॉइंट, फॉर्म बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम। तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वह मुख्यतः 3 नदियों से मिलकर के बना हुआ है। 3 नदी कौन सा? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। और अलॉन्ग विथ ट्रिब्यूटरीज, मतलब इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदी, सहायक। जैसे इंडस में अगर आप लोग देखेंगे तो इंडस में क्या क्या आ जाता है? रावी, ब्यास, सतलज, चिनाब। तो ये सब इंडस या श्योक, तो ये सब जो रिवर्स है वो इंडस नदी के ट्रिब्यूटरीज हैं। गंगा के अगर हम लोग ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो गंगा के ट्रिब्यूटरीज यमुना, सोन, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, कोसी, अजय, तो ये सब जो है गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। ब्रह्मपुत्र, दिहांग, दिहांग और भी ब्रह्मपुत्र की अलग अलग नदियां हैं, लोहित, तो ये सब जो है ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये 3 नदियां और उनकी ट्रिब्यूटरीज, ये 3 नदियां और उनकी ट्रिब्यूटरीज मिलकर क्या बनाती हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स को फॉर्म करती हैं। मैंने आपको सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वह अलूवियल सॉइल से मिलकर के बना हुआ है। अलूवियल सॉइल, इसके बारे में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में ही बात किया था और लेक्चर नंबर 2 में ही बात किया था और इसमें ही बात करेंगे। अलूवियल सॉइल से कैसे फॉर्म किया हुआ है? आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे फॉर्म हुआ था? यहाँ पर हिमालय है, यहाँ पर ऐसे प्लेट्यू है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स का कैसे फॉर्मेशन हुआ था? हिमालय का जब फॉर्मेशन हुआ तो हिमालय में से नदियों का बहाव जो है वह चालू हो गया। अब नदी कैसे बह के आ रहा है? ऐसे ऐसे बह करके आ रहा है, नदी इस तरह से बह रहा है। अब नदी जब बह के आएगा तो जब नदी बह करके आएगा तो बहने के वजह से ये क्या करता है, पत्थरों के जो चट्टान है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना चालू कर देता है। जैसे यहाँ से नदी बह रहा है, ई वाला हिस्सा तोड़ देगा, अब बहा के नीचे ले आएगा, ई वाला हिस्सा तोड़ देगा, बहा के नीचे ले आएगा। तो ये जो ये नदी जो है वह जब इसको जब नदी पहाड़ से बहकर आती है तो अपने साथ कुछ क्या कहते हैं उसे पहाड़ के जो टुकड़े हैं उसे छोटा छोटा करते हुए नीचे ले आती है और यहाँ पर ला करके
जमा कर देती है, इस 4 द्वीप में ला करके जमा कर देती है। तो ये सेडिमेंट्स जो है नदी बहकर आएगा, सेडिमेंट्स लेके आएगा, सेडिमेंट्स को कहाँ पे लेकर के जमा कर देगा, यहाँ पर। इस सेडिमेंट्स यहाँ पे भरते भरते करोड़ों साल में भरते भरते भर जाएगा पूरा, और ये क्या बन जाएगा, प्लेन्स बन जाएगा। इस सेडिमेंट्स किस चीज़ का सेडिमेंट्स है, कौन सा सॉइल, लाइमस्टोन, ब्लैक सॉइल, किस चीज़ का सेडिमेंट्स है, यह अलूवियम सॉइल है। सेडिमेंट्स ऑफ अलूवियल सॉइल। बात समझ में आया। तो क्या हुआ, पहाड़ बना, पहाड़ से नदी बह के आ रहा था, नदी अपने साथ चट्टान को भी बहाते हुए लेकर आया, बहते बहते चट्टान क्या हुआ, छोटा छोटा टुकड़ा में टूटते गया, वह छोटा छोटा टुकड़ा इस जगह पे आकर के डिपोजिट हो गया, डिपोजिट होने की वजह से समतल जगह बन गया, जिससे हम लोग प्लेन्स कहते हैं। ये प्लेन किससे बना हुआ आता है, अलूवियल सॉइल से। तो पॉइंट नंबर 2, इसका एरिया, अगर हम एरिया की बात करें तो इसका एरिया कितना बड़ा होता है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। किस चीज़ का एरिया, नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया। नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया कितना है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया कितना है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जैसे अगर यहाँ पर हम भारत का अगर नक्शा बना दें, ये भारत का एक रफ नक्शा है, तो अगर ये भारत का अगर हम नक्शा इसको मान लें, तो ये वाला जो इसका हिस्सा है, ये वाला यहाँ से ये वाला भी, तो यह सब जो है नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है, और इसका एरिया कितना है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब देखिए इस मैप के जरिए कौन कौन सा है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। हालांकि राजस्थान को कुछ लोग डेजर्ट में भी रखते हैं, प्लेन्स में भी रखते हैं, तो अगर आप लोग चाहते हैं यहाँ से हटा भी सकते हैं राजस्थान को। एमपी, या फिर एमपी नहीं भी, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, पूरा झारखंड नहीं, झारखंड का कुछ पोर्शन, फिर असम। तो यह सब जो रीजन है इसे हम लोग किस में रखते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में, जिसका एरिया इतना है, लेंथ 2400 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ जाने में कितना लेंथ है, 2400 किलोमीटर का लेंथ है। इसका चौड़ाई कहीं पर 240 है, कहीं पर 320 है, कहीं पर 240 किलोमीटर, कहीं पर 320 किलोमीटर। लंबाई 2400, चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर, एरिया 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ये सब। अब यह नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, नॉर्दर्न प्लेन्स जो होता है वह यहाँ का जो मिट्टी है, यह मिट्टी में रिच है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इस तरह का मिट्टी पाया जाता है ना जो एकदम खेती करने के लिए एकदम बढ़िया है, एकदम कोई खराबी नहीं है मिट्टी में, यहाँ पे बहुत बढ़िया खेती होता है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो रिच इन सॉइल है। पॉइंट नंबर 2, नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वहाँ पर वाटर का एडिक्वेट सप्लाई होता है। अब पानी 2 जगह से आता है नॉर्दर्न प्लेन्स में, एक तो यहाँ से नदी जो है बहा करके लाता है, यहाँ से गंगा आ जाएगा, ब्रह्मपुत्र आ जाएगा, इंडस रिवर सिस्टम भी है। तो ये 3, और अलॉन्ग विथ इसका ट्रिब्यूटरीज जैसे यमुना हो गया, सोन हो गया, घाघरा, बूढ़ी गंडक, सोन। तो नदी का कोई कमी नहीं है नॉर्दर्न प्लेन्स में, कोई कमी नहीं है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में पानी का पूरा सप्लाई है, किसके जरिए, नदी के जरिए। नॉर्दर्न प्लेन्स में बारिश भी अच्छा खासा हो जाता है। यहाँ पर आपको पढ़ना है क्लाइमेट चैप्टर में कि साउथ वेस्ट मानसून के जरिए यहाँ पर अच्छा बारिश होता है। तो यहाँ पर बारिश और रिवर, यह 2 इम्पोर्टेंट सोर्स है वाटर का, जिसके वजह से यहाँ पर पानी का कोई कमी नहीं होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, मिट्टी बढ़िया है, पानी बढ़िया आ रहा है, क्लाइमेट जो है यहाँ का एकदम बढ़िया रहता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा, एकदम बढ़िया क्लाइमेट यहाँ पर रहता है। तो एक हो गया क्या, इसका क्लाइमेट जो है बहुत बढ़िया है। तीसरा एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव। अब नॉर्मल सा बात है, अगर सॉइल बढ़िया होगा, पानी बढ़िया मिलेगा,
क्लाइमेट बढ़िया होगा तो वहाँ का एग्रीकल्चर खराब हो जाएगा? नहीं होगा, बढ़िया होगा। जब ये सब बढ़िया है तो वो बढ़िया होगा। तो एग्रीकल्चर सॉइल बढ़िया है, पानी बढ़िया है, क्लाइमेट बढ़िया है, सब बढ़िया है, तो एग्रीकल्चर क्या हो जाएगा? वो भी बढ़िया हो जाएगा। तो यह सब क्या है? नॉर्दर्न प्लेट्स का कुछ फैक्टर्स है। सॉइल बढ़िया है, पानी बढ़िया मिल रहा है, और क्लाइमेट बढ़िया है, तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर भी बढ़िया हो रहा है। तो जहाँ पर यह सब फैक्टर अगर कहीं पर मिल रहा है, यह सब फैक्टर जिस जगह पर होगा उस जगह का जो है पॉपुलेशन अपने आप बढ़वे करेगा। मतलब जिस जगह का मिट्टी बढ़िया है वहाँ पॉपुलेशन बढ़िया रहबे करेगा। जिस जगह पर बारिश अच्छा होता है वहाँ पर पॉपुलेशन रहेगा ही रहेगा। जिस जगह पर क्लाइमेट बढ़िया है उस जगह पर पॉपुलेशन रहेगा ही रहेगा। जहाँ एग्रीकल्चर बढ़िया हो रहा है उस जगह पॉपुलेशन रहेगा ही रहेगा। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि यह सब जो है नॉर्दर्न प्लेन्स का डेंसली पॉपुलेटेड होने का कारण है। अगर एग्जाम में सवाल आ जाए, डिस्कस द रीजन behind the high population density of northern India. Discuss the reason behind the high density of northern India. तो आप क्या लिखेंगे? The northern plains of India is highly densely populated because of the following reasons. Reason number 1, rich soil. अब rich soil में लिख दीजिएगा, the northern plains of India is blessed with the rich soil and mainly of alluvium soil, which is good for the agriculture. Second point, adequate water supply. The northern plains of India receives adequate amount of water supply from the rain and from the rivers. Therefore, the northern plains of India northern plains of India have adequate supply of water, which is good for agriculture and for self-consumption purposes. Third है favorable climate. The climate of the northern plains of India is blessed with the favorable type of climate. Last is agriculturally productive. तो agriculturally productive में आप लोग लिख दीजिएगा, due to the above mentioned factors, which is rich soil, adequate water supply, favorable climate, the agriculture of the northern plains of India is also blessed. This belt is highly dependent on agriculture. Therefore, this region highly dependent on agriculture. Therefore, this belt of the India is good for agriculture. This belt of India is highly productive in nature. Therefore, these points, these factors combines together to form the region behind the heavy population of the northern plains. इतना इंग्लिश में आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। आप लोग CBSE से हैं इसलिए हम भी इंग्लिश में बोलने की कोशिश किए, बाकी आप लोग लिख लीजिएगा, आसान है। तो डिस्कस द रीजन बिहाइंड डेंसली पॉपुलेटेड डिस्कस द रीजन बिहाइंड द हाई पॉपुलेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, इसके बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। ये वाला जो हम बताए हैं कभी कभी आ जाता है, और स्कूल का एग्जाम में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, छोटा मोटा एग्जाम रहता है, आराम से निकलेगा, टेंशन लेने वाला बात नहीं है ना। तो बता दिए। आगे, फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड। फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड। रिवराइन आइलैंड पता नहीं आप लोग देखे भी होंगे कि नहीं देखे हैं। अगर देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो उससे एक बार गूगल में पहले आप लोग सर्च कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और रिवराइन आइलैंड क्या होता है गूगल में एक बार उसका फोटो सर्च कर लीजिए, बस उसका फोटो देख करके वापस आइए। तो रिवराइन आइलैंड क्या होता है, ये इरेज करने से पहले आप लोग इसे पॉज करके लिख लीजिएगा कि हम ध्यान नहीं दिए, गलती से मिटा दिए। तो रिवराइन आइलैंड क्या होता है, जब रिवराइन आइलैंड क्या होता है, नदी जो होता है ना वो पहाड़ या किसी माउंटेन से चलना चालू करता है। जैसे यहाँ पर पहाड़ है, ये क्या है पहाड़, यहाँ पर हम प्लेन बना दिए। अब जब नदी यहाँ पर रहता है, यहाँ से बहना चालू करता है कोई रिवर, तो यहाँ पर एक बहुत
एक क्या कह सकते हैं, एक बहुत ज्यादा स्लोप होने की वजह से यहाँ पर नदी का जो धारा रहता है ना, वो धारा जो है नदी का बहुत तेज रहता है। उसका स्पीड क्यों तेज रहता है? वाई द वेलोसिटी ऑफ रिवर इज हाई इन दिस पोर्शन ऑफ द माउंटेन बिकॉज ऑफ द हाईली टिल्टेड स्लोप। सो यहाँ पर क्या है, स्लोप जो है वो बहुत ज्यादा है, इसके वजह से रिवर का स्पीड ज्यादा हो जाएगा। रिवर का स्पीड ज्यादा हो जाएगा तो ये अपने साथ बड़ा बड़ा पत्थर को भी बहा करके ले जाएगा। ये चलो बात समझ में आया? यहाँ पे स्लोप ज्यादा, रिवर का स्पीड ज्यादा, तो अपने साथ क्या करेगा, अपने साथ जितना भी पार्टिकल्स है बड़ा बड़ा पत्थर सबको बहा करके ले आएगा। और बहा करके ले आएगा और यहाँ पर ला करके, यहाँ पर अब देखिए स्लोप धीरे धीरे घट रहा है, यहाँ पर स्लोप घट रहा है। तो यहाँ पर आप लोग क्या देखिएगा, यहाँ पर बड़ा बड़ा पत्थर ला करके जमा कर देगा, बड़ा बड़ा पत्थर यहाँ पर ला कर जमा कर देगा और फिर ये रिवर आगे की ओर बढ़ेगा। अब रिवर के साथ कोई पत्थर है कि नहीं है? है, लेकिन बहुत छोटा छोटा है, एकदम फाइन पार्टिकल्स। अब रिवर क्या अपने साथ कैरी कर रहा है? एकदम फाइनर पार्टिकल्स अपने साथ कैरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब रिवर का जो है ये जो स्लोप है वो स्लोप कम हो गया। तो स्लोप कम होने की वजह से रिवर का स्पीड कम हो जाएगा। रिवर का स्पीड कम होने की वजह से रिवर अपने साथ ज्यादा बड़ा पार्टिकल्स नहीं कैरी कर पाएगा। कैसा पार्टिकल कैरी करेगा? एकदम फाइनर पार्टिकल्स। और अंत में जाते जाते रिवर का स्लोप एकदम कम हो जाएगा और कहेगा कि अभी फाइन पार्टिकल्स भी हमसे नहीं ले जा पाए, अब हम ये फाइन पार्टिकल्स को भी अब नहीं ले जा सकते हैं, अब हमारे बस का नहीं है, होवे नहीं करेगा आपसे। तो रिवर अब क्या करेगा, इस फाइन पार्टिकल्स को यहाँ ला करके जमा कर देगा और यहाँ पर आइलैंड बना देता है जिसे रिवेराइन आइलैंड कहते हैं। रिवेराइन आइलैंड, बात समझ में आए हो? ये यहाँ पर सेडिमेंट डिपॉजिट क्यों कर रहा है? क्योंकि जो स्लोप है वो अब स्लोप जो है वो घटने लग गया। पहले स्लोप ज़्यादा था, अब यहाँ पर जेंटल स्लोप होने की वजह से इसमें इतना पावर नहीं रहा। रिवर जो है यहाँ पर या फिर तो यहाँ पे ओल्ड रिवर होता है, रिवर जो है यहाँ पे बुढ़ापा का रूप ले लेता है। तो बुढ़ापा में उसके पास ताकत नहीं रहता है कि आगे और इसको ले जा सके, तो कहता है यहीं पर अब जमा कर देता हूँ। तो यहाँ पर सारा सेडिमेंट ला करके क्या करता है, जमा कर देता है, जिसके वजह से जमा होते 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 एक आइलैंड बन जाता है। इसे टॉप एंगल्स में आप लोग समझ लीजिए, टॉप एंगल से। टॉप एंगल से देखने में कैसा लगता है? इसी पिक्चर को हम लोग टॉप एंगल से हम लोग देखेंगे, ऊपर से देखने में कैसा लगता है, हम आसमान से उड़ते हुए। जैसे ये माउंटेन है, ये हम लोग टॉप एंगल से देख रहे हैं। ये समोसा नहीं है, माउंटेन है, माउंटेन। माउंटेन शुरू में नदी बह के आता है पहाड़ से। नदी क्या करता है, बहते हुए आता है, बहते हुए आता है तो यहाँ पर बड़ा बड़ा पत्थर को क्या करता है, अपने साथ बहा करके लेके आता है। तो आप लोग कहीं पर जाइएगा अगर पहाड़ी इलाका में, गंगोत्री, उत्तराखंड, तो देखिएगा बड़ा बड़ा पत्थर नदी के किनारे रखा हुआ रहता है। तो बड़ा बड़ा पत्थर क्यों रहता है? क्योंकि नदी उस समय यंग स्टेज में रहता है और यंग स्टेज में होने की वजह से नदी में बहुत ज़्यादा ताकत रहता है और बड़ा बड़ा पत्थर बहा करके लाता है। और नदी के फुट हिल्स पर आप लोग देखिएगा तो इस तरह से बड़ा बड़ा पत्थर जमा कर देता है। अब नदी तो पहाड़ से उतर गया, अब नदी कहाँ पर आ गया है, प्लेन्स में। तो प्लेन्स में आने के बाद क्या हो जाएगा, अब नदी जो है बूढ़ा होने लगेगा। तब प्लेन्स में आने के बाद अगर आप लोग अगर गौर करिएगा ना, तो नदी जो है वो थोड़ा सा चौड़ा होने लग जाता है, ब्रॉड। तो नदी क्या हो जाता है, चौड़ा होने लग जाता है। अब नदी के पास इतना पावर नहीं है कि इतना बड़ा बड़ा पत्थर अपने साथ बहा के ले जा सके। तब नदी छोटा छोटा फाइन पार्टिकल्स को अपने साथ बहाता है और कुछ अगल बगल एरिया में डिपोजिट कर देता है। जैसे यूपी बिहार वाले एरिया में फाइनर पार्टिकल्स रहता है। अब जब नदी एकदम थक के एकदम कमजोर हो जाएगा, एकदम और बूढ़ा हो जाएगा नदी, तो नदी क्या करेगा, बीच में जो सिल्ट वो बहा करके ला रहा है, यहाँ से बहा करके जो सिल्ट ला रहा था, और बूढ़े होने की वजह से और कमजोर होने की वजह से ये कहता है अब इसको भी हम बहा कर नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पर सिल्ट जमा करना चालू कर देता है। यहाँ पर क्या करना चालू कर देता है, सिल्ट जमा करना चालू कर देता है। इस तरह से सिल्ट चालू कर देता है। इस तरह से क्या कर देता है, जमा करना चालू कर देता है। इसी आइलैंड को क्या कहता है, रिवेराइन आइलैंड। रिवेराइन
आइलैंड। बात समझ में आया? पहले तेज में था, बड़ा पत्थर बहा सकता था, फिर छोटा पत्थर भी बहा रहा था, और बूढ़ा हुआ तो छोटको नहीं संभला रहा है, तो छोटका को कहा कि यहाँ पे जमा कर देता है। ये जमा होते होते आइलैंड बना दिया। लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड कौन सा है? सबसे बड़ा माजुली। माजुली इसका नाम याद कर लीजिए, माजुली। ये किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्रा रिवर पर है, ब्रह्मपुत्रा। इसी तरह से ये बना है, इस तरह का आइलैंड है, माजुली आइलैंड सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। तो ये सब बात समझ में आया? अगर इस तरह पिक्चर को भी आप लोग बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। और यहाँ पर हम लोगों ने रिवराइन आइलैंड का डिस्क्रिप्शन लिखा था, उसको अगर आप लोगों ने लिखा तो ठीक है, वरना आप लोग इसे बैक करके वीडियो को भी आप लोग लिख सकते हैं, गलती से मैंने मिटा दिया था उसे। चलिए, तो उससे आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में कि डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटरीज का मतलब होता है बतना। जब नदियाँ आगे जा करके अपना एक से दो हो जाना, आसान तरह का समझिए। एक ट्रिब्यूटरीज होता है, एक क्या होता है? ट्रिब्यूटरीज। पहले ट्रिब्यूटरीज समझ लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटरीज समझने से पहले ट्रिब्यूटरीज समझ लीजिए। जब नदी है, नदी जब बह रहा है और इसके बहते हुए नदी में कोई दूसरा नदी आकर के मिल जाए, तो इस नदी को हम क्या कहेंगे? ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज। जैसे यहाँ से अगर मान लिया गंगा बह रहा है और ये गंगा में यमुना आकर मिल गया, तो यमुना क्या हो गया? ट्रिब्यूटरी। यमुना किसका ट्रिब्यूटरी है? गंगा का। मतलब बात समझ में आया? अगर बहते हुए नदी में कोई दूसरा नदी आकर के मिल जाए तो उस दूसरे नदी को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रिब्यूटरीज। अब यह नदी, गंगा नदी आगे जाता है, और जब ये गंगा नदी जो है यह दो टुकड़े में बट जाए, एक बन जाए हुगली और एक बन जाए पद्मा, तो इन दोनों को क्या कहेंगे? इन दोनों को कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटरीज। मतलब बहता हुआ नदी में कोई दूसरा नदी आके मिल गया, ट्रिब्यूटरी। बहता हुआ नदी दो टुकड़े में बट गया, डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरीज का निर्माण क्यों होता है? नदी जो है जब आगे जाकर के इसका स्लोप कम हो जाता है, इसका शक्ति यानी वेलोसिटी जो है वो कम होने लग जाता है, बहाव की जो गति है वो कम हो जाता है, तो ये दो टुकड़ा में बट जाता है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। तो ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में अंतर समझ में आ गया? When a river joins another river, then the river is called tributary. When the river splits into two another streams, then the streams are called distributaries. तो ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरीज का अंतर है। अब हमको पढ़ना है प्लेन्स के बारे में। प्लेन्स, तीन प्लेन्स के बारे में पढ़ना है, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। तो पंजाब प्लेन, जल्दी से हम लोग इंडिया का मैप बना लेते हैं, फिर आपको अच्छा समझ में आएगा। ये इंडिया का मैप हो गया। यह हो गया इंडिया का मैप। यह वाला जो रीजन है पंजाब और हरियाणा का रीजन, यह कौन सा रीजन है? इस पंजाब हरियाणा, तो इसको कहते हैं पंजाब प्लेन्स। पंजाब प्लेन्स, इस वाले रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गंगा प्लेन्स। इस वाले रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं यह है ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। पंजाब प्लेन्स के बारे में अगर हम बात करें तो पंजाब प्लेन्स जो है
वह इंडस रिवर्स, इंडस और प्लस इसका जितना भी ट्रिब्यूटरीज है, सतलज, झेलम, चेनाब और ब्यास, तो इन सारे ट्रिब्यूटरीज से मिलकर के क्या बनता है, पंजाब प्लेन्स। इसका कुछ हिस्सा जो है, ज़्यादातर हिस्सा, कुछ नहीं ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान जो है अभी के लिए हमारा देश में नहीं है। वो बात अलग है कि बाद में आ जाए, उसका बात अलग है, लेकिन कम से कम अभी ये हमारे देश में नहीं है। हालांकि ये आ जाएगा, इसमें टेंशन वाला बात नहीं है, लेकिन अभी तो नहीं है ना। तो अभी हम पंजाब प्लेन्स में ये सब रिवर को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक, तो उस तरफ आप ध्यान मत दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। गंगा प्लेन्स, गंगा प्लेन्स में कौन कौन सा रिवर आएगा, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जैसे गंगा में तो गंगा आएगा, यमुना आ जाएगा, कोसी, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा, ये सारा नदी, फिर सोन रिवर, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और तो ये सब और भी बहुत सारा नदी होता है। तो ये सारा नदी मिलकर क्या बनाता है, गंगा प्लेन। ब्रह्मपुत्रा रिवर में क्या क्या आ जाता है, ब्रह्मपुत्रा अलॉन्ग विथ ट्रिब्यूटरी, ब्रह्मपुत्रा जैसे लोहित, दिहांग, ये सब रिवर जो है इसका ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स बना देता है। ये वाला बात समझ में आ गया। अब दोआब क्या होता है, दोआब के बारे में हम लोग जान जाते हैं। जैसे अगर कोई नदी बह रहा है इस तरह से, यह नदी बह रहा है, यहाँ से कोई और एक नदी बह रहा है, इस तरह से आकर के मिल गया, तो ये जो दो नदी है, इन दो नदी के बीच में एक जगह बचता है, जमीन। यह क्या है, यह जमीन है, यहाँ पे आप घर बना के भी रह सकते हैं, इसे दोआब कहते हैं। दोआब जो होता है ना, खेती करने के लिए बहुत बढ़िया होता है। दोनों तरफ नदी है तो खेती करने के लिए बढ़िया होगा ही होगा। ऐसे ही पंजाब में जो है 5 नदी मिलकर, पंजाब जो है उसमें 5 गो दोआब बनता है। अब 5 गो दोआब बनाना है तो कै गो नदी चाहिए, 6 गो नदी, 1 नदी, 2 नदी, 3 नदी, 4, 5, 6, तो दोआब के बन गया, 5 दोआब बन गया हम लोग के पास। ये रफ डायग्राम है, इसको ओरिजिनल मत कर लीजिए समझाने के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, तो इस तरह से 5 दोआब बन जाता है, तो पंजाब बन जाता है। तो पंजाब जो है ना, वो 5 नदियों का देश नहीं है, 5 दोआब का देश है। 5 नदी का नहीं, 5 दोआब है वहाँ, 5 आब है वहाँ पर। बात समझ में आया, इसलिए उसे पंजाब कहते हैं। बाकी नदी 6 है। हालांकि अभी 5 आब भी हम लोग के पास नहीं है, पंजाब में जो, पंजाब का कुछ एरिया जो है पाकिस्तान में चले गया है। अगर पाकिस्तान वाला पंजाब को हम मिला दें तब जो है पंजाब में 5 ऐसा दोआब मिलेगा। अभी हमारे पास 5 दोआब नहीं है। बात समझ में आ गया। हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे, दोआब तो हो गया, और बस, और आगे आप लोग अगर लिखिए, इसे लिखिए आप लोग। चलिए, आप लोगों ने वो सब लिख लिया। अब हम लोग को पढ़ना है कुछ बेल्ट के बारे में, जैसे भावर, तराई, बांगर, खादर और कंकड़ क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है, इसके बारे में पिक्चर से आप लोग समझिए। जैसे यहाँ पर कोई माउंटेन है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई माउंटेन है तो यहाँ से क्या होगा, रिवर्स जो है वो फ्लो करना चालू करेगा। और यहाँ पर हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पर इस रीजन में बड़े बड़े रॉक्स होते हैं। यह रीजन में कितने बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्लोप ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो है बड़े बड़े पत्थरों का डिपोजिट होने लगता है। तो इस तरह से यहाँ पर बड़ा बड़ा पत्थर आपको देखने को मिलेगा। और ये बड़ा बड़ा पत्थर जिस तरह से आगे हम जाते जाएंगे तो ये छोटा होते चला जाएगा। तो इस वाले रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ इस वाले रीजन को हम लोग कहते हैं भावर, 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 भावर। आप लोग अगर कहीं पर अगर जाते होंगे नदी के किनारे आसपास देखते होंगे बड़ा बड़ा पत्थर, उसी टाइप का यह रहता है, यह भावर है। इस वाले रीजन को हम लोग क्या कहते हैं,
भावर, पिक्चर से अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा। यह है भावर। भावर कहाँ पर पाया जा रहा है? फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन। भावर कहाँ पाया जाता है? फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन। और यहाँ पर जो नदी जो है ना, यहाँ पर पत्थर के अंदर चला जाता है, जिस वजह से नदी यहाँ पर गायब हो जाता है। तो नदी कहाँ पर डिसअपियर्स होता है? यहाँ पर क्या होता है? रिवर डिसअपियर्स। यहाँ पर नदी जो है वो गायब हो जाता है। कहाँ पर? भावर में। सॉरी। तो भावर कहाँ पाया जाता है? फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, कोई फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन। एंड यहाँ पर क्या होता है? रिवर गायब होने लग जाता है। इसका ये लगभग इसका जो विड्थ है वो 8 से 16 किलोमीटर ये चौड़ा रहता है। और यहाँ पर रिवर जो है गायब होने लग जाता है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रॉक्स पाए जाते हैं। रॉक्स पाए जाते हैं। मटेरियल कौन सा पाया जाता है? रॉक्स से बना होता है। और रॉक्स कैसा? हेवी रॉक्स। रॉक्स और हेवी रॉक्स। अब यहाँ पर जो पेड़ पौधा अगर पाया तो एक तरह से नहीं जाएगा, और पाया जाएगा तो उसका जो जड़ है वो काफी गहरा होता है। इसके बाद क्या पाया जाता है? इसके बाद का जो रीजन होता है, इसे कहते हैं तराई। तराई के बारे में आप लोगों को पता होगा। तराई का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध 1191, फर्स्ट वॉर ऑफ तराई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफ तराई 1192, पृथ्वीराज एंड गौरी। इसका रंग मालूम होगा, तराई। तो तराई क्या होता है? वहाँ पे मार्श एंड स्वाम्पी जो सॉइल पाए जाते हैं। हाँ, तो तराई के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तराई क्या होता है? तराई का जो रीजन होता है वो थिकली फॉरेस्टेड होता है, मतलब वेट, स्वाम्पी एंड मार्शी रीजन। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो वेट, स्वैम्पी एंड मार्शी, ये वाला एरिया थिकली फॉरेस्टेड होता है। मतलब यहाँ पे घना जंगल होता है। मतलब यहाँ पे आपको कीचड़ कीचड़ टाइप का लगभग मान के चलिए आपको यहाँ पे मिलता है। थिकली फॉरेस्टेड। यहाँ पे नमी जो है आपका बहुत बढ़िया रहता है। इस वजह से जंगल क्या, यहाँ का एरिया कैसा होता है? काफी जंगली एरिया है, मतलब जंगल बहुत अच्छा होता है तराई का रीजन। तो रिवर गायब कहाँ पर हो रहा था? भावर में। और रिवर वापस से दिखना कहाँ चालू होगा? तराई में। रिवर रीअपियर्स। रिवर कहाँ दिखाई देने लगता है? तराई में। रिवर कहाँ दिखने लगता है? तराई में। और हम लोग को तराई के बाद क्या होता है? तराई के बाद हम लोग का समझिए तो प्लेन चालू हो जाता है इस तरह से। यहाँ से क्या चालू हो जाता है? ये हो गया प्लेन। प्लेन में क्या होता है? एक ऐसा होता है और एक इस तरह से होता है। यह रिवर है। तो रिवर के पास वाला जो एरिया है उसे खादर कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? खादर। इसे भी क्या कहेंगे? खादर, क्योंकि रिवर के पास में है। यह सब एरिया जितना दिख रहा है ना, ये सब खादर है। ये सब खादर है। ये सब क्या है? खादर है। रिवर यानी ये जो रिवर है, ये रिवर है। रिवर से पास वाले जितना भी जगह है उसे क्या कहेंगे? खादर। रिवर से पास वाले जमीन को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और रिवर से अगर कोई दूर है तो उसे बांगर कहते हैं। भावर और बांगर में कंफ्यूज मत कर जाइएगा। इस वाले रीजन को हम टॉप एंगल से देख लेते हैं। जैसे अगर कोई जमीन है, यहाँ से जो है हर साल नदी बहता है। यहाँ से हर साल क्या बह रहा है? नदी। यहाँ से हर साल नदी बह रहा है। तो ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ का मिट्टी हर साल जो है, मतलब क्या कहते हैं,
चेंज होते रहता है, हर साल नया सिल्ट डिपॉजिट होगा। तो जहाँ पर हर साल नया सिल्ट डिपॉजिट हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, खादर। तो खादर और बांगर में अंतर आप लोग लिख लीजिए। खादर और बांगर। नदी के करीब कौन पाया जाता है, खादर या बांगर? खादर नजदीक होता है तो क्लोज टू द रिवर, अवे फ्रॉम द रिवर, अवे फ्रॉम द रिवर। तो खादर क्या है, पास है, और बांगर क्या है, दूर है। अब दूसरा इसका अंतर है, ये न्यू एलुवियम और ओल्ड एलुवियम। तो यहाँ पर हर साल न्यू एलुवियम आता है, न्यू एलुवियम, और ओल्डर एलुवियम, यहाँ पर पुराना एलुवियम रहता है। यह यहाँ पर ये वाला रीजन में जो है ना कभी कभी पानी पहुँचता है, बाढ़ का सिचुएशन अगर बना तब पहुँचेगा, तब यहाँ पर जो है एलुवियम जो है फिर से यहाँ पर आएगा नया। लेकिन यहाँ पर हर साल जो एलुवियम है वो नया आता है हर साल, और यहाँ पे कभी कदार 10 साल 20 साल में अगर बाढ़ आया तो आया, नहीं तो वो भी नहीं आता। तो ये क्या हो गया, ओल्ड एलुवियम और न्यू एलुवियम। और क्या हो रहा है, ये हाइट, और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका एनुअल रिप्लेनिशमेंट, एनुअल रिप्लेनिशमेंट, इसमें ऐसा होता है एनुअल रिप्लेनिशमेंट, इसमें नो एनुअल रिप्लेनिशमेंट। प्लेनिशमेंट स्पेलिंग देख लीजिएगा, यहाँ पे हम सही स्पेलिंग लिखा है, यहाँ पे देख लीजिएगा। अच्छा, ज़्यादा फर्टाइल कौन होगा, यहाँ न्यू एलुवियम है तो यह मोर फर्टाइल होता है, मोर फर्टाइल। ओल्ड एलुवियम तो लेस फर्टाइल। तो 4 पॉइंट हो गया। चार पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, नो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। तो यहाँ पर क्या होता है, बांगर वाले जमीन में कैल्शियम का डिपोजिशन होता है। तो इस डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम को, जब डिपोजिशन हो जाता है कैल्शियम का, तो इसे हम कंकर कहते हैं। बात समझ में आ गया ना इतना? तो इसे क्या कहता है, कंकर। तो आपको भाबर समझ में आ गया, तराई समझ में आ गया, खादर और बांगर समझ में आ गया। खादर नदी के पास, बांगर दूर। खादर बांगर का डिफरेंस एग्जाम में लिखने के लिए आता है, लिख दीजिएगा आप लोग, इसे लिखिए। चलिए, वाला बात आप लोगों ने लिख लिया, और इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ लिया। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पेनिसुलर प्लेट्यू के बारे में। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, सबसे ऊपर हिमालय प्लेन्स। अब हम लोग बात करेंगे प्लेट्यू के बारे में। तो अगले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा पेनिसुलर प्लेट्यू। वीडियो जो है हमारा थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको इसके बारे में डीप एनालिसिस मिल रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे फिगर के जरिए ही बता दिया भावर क्या होता है, तराई। अगर आप लोग इसे रखने में जाते तो रख तो लेते, लेकिन फिर समझ में नहीं आता, फिर एग्जाम में भावर और बांगर में गड़बड़ करके आ जाते हैं। कंकर और खादर, इन दोनों में आप लोग गड़बड़ करके आ जाते हैं। लेकिन इस पिक्चर के जरिए, पिक्चर को आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपको काम दे देगा। तो इस थोड़ा सा लंबा वीडियो जा रहा है, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं। टाटा, बाय बाय।